स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं हिंदी की NCERT की बुक, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विराम चिन्ह शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है ठहराव। विराम का अर्थ होता है ठहराव। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्रय आदि भाव की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो चिन्ह संकेत चिन्ह पर लगाए जाते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। यदि विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। उदाहरण के लिए रोको मत जाने दो, यानी रोकना है उसे, जाने नहीं देना है। दूसरा है रोको मत जाने दो, यानी रोकना नहीं है उसे, जाने देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो विराम चिन्ह है उसका यूज़ मतलब अर्थ का अनर्थ हो सकता है, यानी एक में रोकना है और एक में रोकना नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और ये कुछ विराम चिन्ह है, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, याद रखने। ये विराम चिन्ह का जो विराम चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। अर्ध विराम का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। अपूर्ण विराम जिसमें दो बिंदु होते हैं। पूर्ण विराम में एक डंडी की तरह होता है। प्रसन्न सूचक जो आप सभी जानते हैं। संबोधन चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। विस्मय सूचक, संबोधन और विस्मय सूचक चिन्ह लगभग एक जैसे होते हैं, पर इनमें अंतर होता है। अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम, ये तीनों ही एक ही हैं। तीनों के तीनों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी नाम से वो पूछ सकता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दुहरा। अगला चिन्ह है कि योजक चिन्ह या समास चिन्ह। ठीक है, कुछ डंडी की तरह होता है। निदेशक चिन्ह ये इस प्रकार का होता है। विवरण चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। हंसपदी या विस्मरण चिन्ह तीर की तरह होता है ये वाला चिन्ह। और संक्षेपण चिन्ह या लाघव चिन्ह, ये दोनों ही नाम याद रखने हैं इसका। इसके तुल्यता सूचक या समता सूचक जो बराबर की तरह होता है। कोष्टक जिसमें छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ठीक है, तीनों ही कोष्टक आते हैं इसमें। और लोप चिन्ह में कुछ डॉट या एक्स का यूज़ करते हैं। इतिश्री या समाप्ति चिन्ह में कुछ इस प्रकार से यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विकल्प चिन्ह जिसमें आड़ी डंडी का यूज़ करते हैं। पुनरुक्ति चिन्ह जिसमें कुछ इस प्रकार से यूज़ करते हैं। और संकेत चिन्ह में स्टार का यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्प विराम के बारे में डिस्कस करते हैं उदाहरण के सहित। तो वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में, जैसे राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे। ठीक है, वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में, उपवाक्य क्या होते हैं कि ऐसा पद जिसका अपना अर्थ होता है और वह एक वाक्य का ही भाग होता है लेकिन उसका अलग से अर्थ होता है। जैसे हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे। तो इसमें आ जाएगा कि हवा चली, अल्प विराम, पानी बरसा और ओले गिरे। ठीक है, दो उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर अब्दुल ने सोचा अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया। तो ये वाक्य जो इसका जो संयोजक चिन्ह था वो ऐसे होता है कि अब्दुल ने सोचा कि मैं वहाँ, अच्छा हुआ जो मैं वहाँ नहीं गया। तो यहाँ की के स्थान पर इन्होंने अल्प विराम का प्रयोग किया है। और जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे जिससे, ताकि, जो, जितना, जो, त्यों, चूंकि, क्योंकि, यद्यपि, यदि, जब, जहाँ, परंतु, किंतु, अतः, तथापि, ये शब्द आदि शब्द हैं। इनके स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का यूज़ करते हैं। और ये चिन्ह जहाँ जाएंगे वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य के आने पर भी, जैसे यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, उद्धरण चिन्ह के पूर्व उद्धरण चिन्ह, यानी कि इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक है, छठा है कि समय सूचक शब्दों को अलग करने में भी अल्प विराम चिन्ह का यूज़ करते हैं। तो जैसे कल गुरुवार दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। कभी कभी संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई। समानाधिकरण शब्दों के बीच में, जैसे विदेह राज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी। विदेह राज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी। तो इसमें अल्प विराम चिन्ह का यूज़ होगा। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि विदेह राज की पुत्री वैदेही जो कि राम की पत्नी थी। तो यहाँ जो की शब्द यूज़ हुआ है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है इन्होंने, तो जो की शब्द को हटा दिया।
इसमें है कि हाँ अस्तु के पश्चात, ठीक है, यहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। पत्र में अभिवादन समापन के साथ पूज्य पिताजी या भवदी, वहाँ भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम या अल्प विरामों का प्रयोग हुआ है, जैसे ध्रुव स्वामिनी में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वो भी कह रहा में एक और ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा आदि स्त्री पात्र हैं, यहाँ अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। दूसरी ओर रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी आदि पुरुष पात्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण है कि जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो, जैसे सूर्य उदय हुआ, अंधकार दूर हुआ और पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः ब्राह्मण को चल पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोध पूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच भी जो अल्प विराम है उसका प्रयोग होता है, अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं, जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। तो इसमें ऐसे प्रयोग होता है, जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे नहीं जानते कि वे उन्हें फल देते हैं। तो इन्होंने इस शब्द की जगह जो अर्धविराम है उसका प्रयोग कर लिया। नेक्स्ट उदाहरण है कि विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए, जैसे मेहनत ही जीवन है और आलस्य ही मृत्यु है। अगला चिन्ह है अपूर्ण विराम, जो कि वो होता है अपूर्ण विराम जो उसकी तरह होता है, जो होता है समानुपात की तरह होता है, अनुपात की तरह होता है। ये अपूर्ण चिन्ह अनुपात की तरह होता है। इसमें समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो तो इसका प्रयोग करते हैं, जिसे छोटा सवाल बड़ा सवाल, परमाणु विस्फोट और मानव जाति का भविष्य, ठीक है। तो इसको ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कृष्णा बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। यहाँ और शब्द का जो प्रयोग हुआ है, वहाँ ये जो अर्धविराम ये अपूर्ण विराम है उसका प्रयोग होगा। जैसे कृष्णा बांसुरी बजाते, फिर अपूर्ण विराम राधा नाचती, ठीक है। तो यहाँ जैसे छोटा सवाल और बड़ा सवाल, इस और की जगह इन्होंने अपूर्ण विराम का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है कि चौथा है कि पूर्ण विराम जो डंडी की तरह होगा। साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर, ये तो सरल सा है कि मजीद खाना खाता है, यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, जैक्सन पढ़ेगा किंतु जूली खाना बनाएगी। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ही लगता है, जैसे जिसमें प्रश्नवाचक का भाव हो, वो प्रश्नवाचक ना हो, अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्नवाचक हो, जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट है किसी काव्य, दोहा, सोठा, चौपाई के चरण के अंत में जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, फिर इसमें आ जाएगा पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, यहाँ भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी तथा मराठी प्रभाव के कारण कतिपय विद्वान केवल बिंदी यानी कि फुल स्टॉप का प्रयोग करने लगे हैं, किंतु हिंदी की जो प्रकृति के अनुसार खड़ी पाई का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, परंतु आजकल बिंदी का भी प्रयोग करने लगे हैं। नेक्स्ट जो चिन्ह है वो है प्रश्न सूचक चिन्ह, जो कि नॉर्मल है, आप डेली लाइफ में देखते भी है। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में, जैसे तुम कहाँ रहते हो, उसकी पुस्तक किसने ली, राम घर आया या नहीं। एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्प विराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में, जैसे गोविंद क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, यह तुम क्यों जानने की इच्छुक हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि संबोधक चिन्ह जब किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए, ठीक है, ये लाइन याद रखना, जब किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए तो संबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हे प्रभु अब ये जीवन नौका तुम्ही से पार लगेगी, मोहन इधर आओ, ठीक है। नेक्स्ट चिन्ह है कि विस्मय सूचक चिन्ह और संबोधक चिन्ह एक ही तरीके के होते हैं, पर अलग अलग प्रयोग किया जाता है इनका। हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भाव
आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में जैसे वाह क्या ही सुंदर दृश्य है, वाह क्या ही सुंदर दृश्य है, हाय अब मैं क्या करूं, इसमें भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अरे तुम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है कि अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो उसे उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम कहते हैं। अवतरण चिन्ह जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इकहरा, जब किसी कवि का उपनाम, ये भी आपको याद रखने कि कहाँ कहाँ इकहरा होगा, कहाँ कहाँ दुहरा होगा। जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, तो यहाँ पर इकहरा चिन्ह का प्रयोग होगा। दूसरा है कि दोहरा चिन्ह, वाक्यांश को उद्धृत करते समय महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, तो यहाँ दोहरा चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला चिन्ह है कि योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व या तत्पुरुष समास में, जैसे सुख दुख, माता पिता, प्रेम सागर और पुनरुक्त शब्दों के बीच में, यानी कि पुनरुक्त यानी बार बार प्रयोग हो रहे हैं ये शब्द, वह का वही शब्द अगले वाला शब्द भी वैसा ही, जैसे पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे, इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तुलनावाचक शब्दों में जैसे सा सी ये शब्द आ जाए तो, जैसे भरत सा भाई, यानी कि कोई किसी के दूसरे भाई की तुलना कर रहा है कि उसका भाई भरत के भाई की तरह है, भरत सा भाई। यशोदा सी माता, यशोदा की माता की तरह है उसकी माता। अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच तिहाई, जैसे एक तिहाई, एक चौथाई, वहाँ भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जैसे नाटकों के संवाद में मनसा, बेटी, यदि तू जानती मणिमाला क्या। फिर नेक्स्ट कि जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई एक वस्तुओं का निर्देश किया जाए तब भी इसका प्रयोग होता है, जैसे काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। नेक्स्ट उदाहरण है कि जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, जैसे कि यदि आज पिताजी जीवित होते हैं, फिर डैश डैश पर अब। ठीक है, यहाँ भी निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है जब वाक्य के भीतर कोई उपवाक्य लाया जाए, महामना, मदन मोहन मालवीय। फिर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वह भारत की महान विभूति थे। नेक्स्ट है कि विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है, जैसे पुरुषार्थ चार हैं, कौन कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम, विशेषण ये। नेक्स्ट है कि हंसपद। हंसपद कुछ तीर की तरह होता है, इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। अतः लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाए तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसके ऊपर उस शब्द या वाक्यांश को लिख दिया जाता है। मुझे आज जाना है, लेकिन ये लिखना भूल गया कि उसे कहाँ जाना था, तो इसने हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके और लिखा है कि मुझे आज अजमेर जाना है। नेक्स्ट है कि संक्षेपण चिन्ह, जो कुछ जीरो की तरह होता है। नेक्स्ट कि इसमें इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। अतः किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु आधे अक्षर के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ को स, रा और स लिख सकते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को मो, क और गांधी लिख सकते हैं लाघव चिन्ह का प्रयोग करके। डॉक्टर राजेश को डॉक्टर, फिर लाघव चिन्ह का प्रयोग करके राजेश, डो और फिर राजेश का प्रयोग कर सकते हैं। ये लिखा तो कुछ ऐसे ही जाता है, लेकिन हम डेली यूज में इसको बिंदी की तरह प्रयोग करने लगे तो हमें ऐसा लगता है। तुल्यता या समता सूचक चिन्ह जो बराबर की तरह होता है, यदि शब्द के समान अर्थ बतलाने या समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यथा भानु बराबर सूर्य, यानी भानु ही सूर्य है, यानी भानु और सूर्य दोनों ही एक ही है। 1 रुपया बराबर है 100 पैसे के, 1 रुपया बराबर है 100 पैसे के। नेक्स्ट है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह में 3 कोष्ठक हैं, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। कि वाक्य में प्रयुक्त किसी पद या अर्थ को स्पष्ट करने हेतु मुह की उपमा मयंक यानी कि मयंक किसको कहते हैं, चंद्रमा से दी जाती है। नाटक में पत्र के अभिनय के
भावों को प्रकट करने के लिए, जैसे कोमा, फिर उसके भाव प्रकट करने तो उसको उसमें बंद कोष्टक में बंद कर देते हैं, खिन्न होकर मैं क्या करूं, फिर उसको कोष्टक में बंद कर दिया ठहर कर, किंतु नहीं मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब किसी के यहाँ शादी का कार्ड छपाया जाता है तो उसमें एक तो नाम होता है उसका जो स्कूल कॉलेज में होता है नाम, जैसे कुछ भी मान लो पल्लवी वगैरह कुछ भी, और एक घर पे नाम होता है तो घर का नाम वो ब्रैकेट में लिखवा देते हैं, जैसे 11सी 12सी जो भी नाम हो उसका तो वो लिखवा देते हैं। नेक्स्ट है कि लोप चिन्ह। लोप चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, यानी लिखते समय लेखक का कुछ अंश छोड़ देता है तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर XX या ... लगा देते हैं, जैसे तुम्हारा सब काम करूँगा, बोलो बड़ी माँ, बोलो बड़ी माँ। फिर इन्होंने लोप कर दिया शब्दों को, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो। नेक्स्ट है इतिश्री या समाप्ति चिन्ह। इतिश्री या समाप्ति चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चिन्ह है विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, आड़ी डंडी की तरह होता है, जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो, जैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री और कवियत्री, या दोनों शब्द समानार्थी, जैसे जो सदा रहने वाला है शाश्वत, सनातन और नित्य। नेक्स्ट है कि पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह में ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वह न लिख करके इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे श्री मोहनलाल, तो यहाँ श्री डबल बार प्रयोग हो रहा है, तो जैसे एक ही लाइन में इसको लिखना है तो श्री की जगह ये डंडी ये पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। संकेत चिन्ह। संकेत चिन्ह कुछ स्टार की तरह होता है, जैसे कि श्याम बाजार जाता है, तो श्याम बाजार जाता है, श्याम कौन सी बाजार जाता है, अजमेर के बाजार में जाता है, तो अजमेर को हमने यहाँ संकेत चिन्ह की तरह प्रयोग किया है अजमेर को। तो वीडियो यहीं तक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी आपको। जय हिंद, जय भारत।